आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर भारतीय राजनीति और सरकार का पहला अध्याय पहली यूनिट संविधान। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान की मूल विशेषता, दूसरा होगा उसकी आलोचना, तीसरा होगा आधारभूत संरचना, इसका स्ट्रक्चर भारतीय संविधान का कैसा होगा। इसको पहले लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देना है। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी पार्ट्स लिखने हैं, जैसे कि आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बताना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है यानी परिचय। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यह राजनीतिक दस्तावेज होने के अलावा संवैधानिक सरकार एवं नागरिकों को गरिमापूर्ण व सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए उसमें सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के साथ अपने में परिवर्तन जारी करता है। यानी जैसे समाज बदलेगा वैसे परिवर्तन आते रहेंगे संविधान में। वास्तव में संविधान भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले मुख्य मूल तत्वों को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को भी निर्देशित करता है। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और अंत 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ये आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चन होते हैं उनके साथ पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, फिर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बढ़ता है भारतीय संविधान की मूल विशेषता बताइए या भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो पहले आपको ये वाला इंट्रोडक्शन लिखना है पूरा का पूरा, उसके बाद ये विशेषता बतानी है। पहली विशेषता है लिखित संविधान। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है लिखित संविधान। संविधान को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लिखित जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी। अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त है ये, और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान को विस्तृत यानी कि बड़ा बनाने के भारतीय संविधान को बड़ा बनाने के पीछे निम्न 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है भौगोलिक कारण, यानी भारत का विस्तार और विविधता, इतना बड़ा इंडिया देश है कि उसको चलाने के लिए इसलिए इतना बड़ा संविधान बनाया गया है। ऐतिहासिक उसके उदाहरण के रूप में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान को देखा जा सकता है। ये अधिनियम बहुत ही विस्तृत था, यानी कि बहुत ही बड़ा था। उससे अधिकतर 1935 के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से अधिकतर प्रावधान हमने भारतीय संविधान में लिया है उससे। तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान। चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व अधिक था। अगली विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि भारत के संविधान को जो जैसे बना उनसे हमने कौन से देशों से क्या क्या लिया है वो है इस पॉइंट में बताया गया है। जैसे कि भारत के संविधान ने अपने अधिकतम उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधुओं से लिया है। यानी संविधान हमने तो अलग देशों से लिया भी है, लेकिन अधिकतर हमने भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली है, वो आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान से कुछ आने के बाद किया गया है, यानी कुछ ना कुछ लिया है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये ऑथर का नाम मतलब एक तरह से अंबेडकर का नाम डालेगा तो ये पक्का प्रूफ होता है कि क्वेश्चन आपका ऑथेंटिक है, यानी आंसर आपका ऑथेंटिक है। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न
विभिन्न कुछ आने के बाद लिया गया। संविधान के अन्य प्रावधान, जैसे कि हमने संविधान के अन्य जो प्रावधान लिए हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था हमने ली। न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार और लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक वितरण इसी से लिए गए हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान अधिनियम है उसने हम क्या लिया, संघीय व्यवस्था ली, न्यायपालिका ली, राज्यपाल लिया, आपातकालीन अधिकार लिए और लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक जितने भी प्रशासनिक है वितरण है उससे हमने ये ग्रहण किया है। तीसरा संविधान की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता कौन करेगा, कौन रक्षा करेगा, सबसे लास्ट निर्णय किसका रहेगा। तो इसका सबसे लास्ट निर्णय होता है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय करेगी वही अंतिम निर्णय होता है संविधान के उसमें। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के माध्यम से समय समय पर मिलता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं केशवनंद भारती मामला केरल राज्य, जिसमें संविधान के संशोधन के संबंध में देख सकते हैं। यानी अगला पॉइंट है चौथा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, यानी डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर आप कह सकते हैं, के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे सामाजिक, गांधीवादी, उदार बौद्धिकता। नीति निर्देशक तत्व का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, यानी समाज और लोकतंत्र को आर्थिक को अधिक लोगों को मदद करना है और बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है भारत में एक कल्याणकारी राज्य, यानी एक अच्छा राज्य बनाना है जिसमें सभी का कल्याण हो सके, सभी को सम्मान, स्वतंत्रता सब कुछ मिल सके, सम्मान रूप से कल्याणकारी हो, जो सभी के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो, ऐसा राज्य बनाने की स्थापना करता है। इसमें मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में ये कुछ मामले हैं जो ये पॉइंट आप क्वेश्चनों में डालोगे, आंसरों में अपने लिखोगे ये, तो टीचर जो चेक करता है उससे प्रभाव अच्छा पड़ता है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के नियम, जो भारतीय संविधान का नियम है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई, यानी जो नींव है उसकी वो नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों पर संतुलित रखी गई है। अगला पॉइंट है पांचवा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी भारत का कोई धर्म नहीं, यानी इंडिया का कोई धर्म नहीं है, किसी स्टेट का भी कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, अपना धर्म पालन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसमें संविधान धर्मनिरपेक्ष रहेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ये किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म तौर पर मान्यता नहीं देता। यानी भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा। आप अपने अपने धर्म की पूजा पाठ कीजिए, आप अपने धर्म को मनाइए और अपना देखिए। संविधान के प्रधान भारत के धर्म से लक्षणों को दर्शाते हैं। वह 1976 के 42वें, यानी 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। ये आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये शॉर्ट्स नोट्स में भी आ जाते हैं अक्सर, या शॉर्ट नोट्स होते हैं या लेंथ में आ जाएगा, बड़े में पूछ लेगा। ये आपका संविधान की विशेषता ख़त्म हो गई है। यहाँ उसके बाद निष्कर्ष है जो हम लास्ट में करेंगे। अब पहले देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आलोचना। यानी जो भारतीय संविधान बना उसमें बहुत से विपक्ष में थे जिन्होंने अपनी अपनी आलोचना दी, कहा कि ये ठीक नहीं है। बहुतों ने कहा बहुत परिवर्तन है, दूसरों से लिया गया है। अधिकतर आलोचनाएं हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। ये अधिकतर
शॉर्ट नोट्स होगा या तो फिर लेंथ में आएगा बड़े क्वेश्चनों में। भारतीय संविधान एक भीमकाय आकार है, पहली आलोचना है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ये पुराना डाटा है, अभी 470 है। किंतु संशोधन के द्वारा की मूल अनुच्छेद में इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें मिलाकर अनुच्छेद की संख्या 440 या उससे ऊपर है। बीते हुए 230 वर्षों में अमेरिका संविधान में सिर्फ 29 बार ही संशोधन किए गए हैं, जबकि 70 सालों में भारतीय संविधान में 100 से अधिक ज़्यादा संशोधन किए गए हैं। अभी 105 या 112 अभी तक भारतीय संविधान में संशोधन 103 या 107 के करीब हुए हैं। दूसरा है आलोचना है, उधार का संविधान बनाने वाले आलोचकों का कहना है, यानी जो कहते हैं जो उधार लिया गया है दूसरे देशों से, उनका कहना है कि भारतीय संविधान में नया या मौलिक कुछ भी नहीं है, यानी नया कुछ नहीं है समाज को लिए, ये उनके लिए कुछ नहीं है, यानी मौलिक भी कुछ नहीं है किसी के लिए। वह उसे उधार का संविधान कहते हैं। उनके पीछे तर्क ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, वेमार गणराज्य, सोवियत संघ आदि से कुछ भाग ग्रहण किए गए हैं, यानी हमने बाहर से लिया है, हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है, हमने अपने आप से कुछ नहीं किया इस संविधान में। तीसरे आलोचकों का कहना है, तीसरा पॉइंट है आलोचकों के अनुसार, भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण था, बहुत जटिल है, जिसमें कारण संविधान को नागरिकों द्वारा समझाया नहीं जा सकता, यानी जो संविधान है वो नागरिकों को सही से समझाया नहीं जा सकता, या समझाओगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। ये कुछ आलोचकों का मानना है। कुछ आलोचकों का, यानी चौथा पॉइंट है, जो कुछ आलोचक ये मानते हैं, आलोचक भी ये कहते हैं कि संविधान निर्माता ने बड़ी संख्या में भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं, जिसमें संविधान 1935 की एक कॉमन कॉपी बनकर रह गया है, यानी कि जो भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 था ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही, उससे बहुत सारी चीज़ ली है, सिर्फ उसकी कॉपी उतार दी है, उसमें भी कुछ नया चेंज नहीं किया है। ये आपका दूसरा इस टॉपिक का क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। तीसरा है आधारभूत संरचना, यानी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर रहा है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान की संरचना बताइए, आधारभूत संरचना बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एसओल में। ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन आपको स्टार्ट यहाँ से नहीं करना। जो मैंने पहले टाइम इंट्रोडक्शन लिखा है, इन 3 क्वेश्चनों में एक ही इंट्रोडक्शन आएगा और निष्कर्ष भी एक ही आएगा, जो हम लास्ट में चर्चा करेंगे उस पर। ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले आप पहले निष्कर्ष लिखोगे, उसके बाद मेन बॉडी स्ट्रक्चर लिखोगे, उसके बाद कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखोगे। पहले परिचय लिखना, फिर मेन बॉडी पार्ट्स, फिर निष्कर्ष लिखना। ये तीसरा क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना यानी उसकी स्ट्रक्चर संविधान का क्या है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में बुनियादी सुधार का वर्णन नहीं किया था, लेकिन कई व्याख्या के माध्यम से समय समय सर्वोच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है ने बुनियादी सुधार की व्याख्या की है। यानी जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा संविधान पे, ये सही है संविधान के लिए, किसी अधिकार को या कानून को संविधान में लिखे किसी प्रावधान को तो कोई कानून तहस नहस नहीं तो कर रहा है ना, उसको रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देता है। वो खुद चेक करेगा कि संविधान को तो इससे वो नहीं हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को हानि तो नहीं हो रही, तो सर्वोच्च न्यायालय आखिरी निर्णय देता है इस पर। जैसा कि हम सर्वप्रथम 1951 में यानी 1951 में साकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा भी देख सकते हैं। इस विवाद के बाद न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। पहले तो ये बता दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि साकरी प्रसाद बनाम के जो संविधान में संशोधन होंगे वो उसकी शक्ति संसद के पास है। संसद एवं केंद्र को संशोधन में करने की असीमित शक्ति प्राप्त थी, यानी जो संविधान है उसमें संसद कितनी भी संशोधन कर सकती है, यानी संसद एवं केंद्र को संविधान में संशोधन करने की असीम शक्ति प्राप्त है। ये पहले मामले में बता दिया। हालांकि कुछ वर्षों बाद संविधान को आगे और सहबद्ध किया गया, जिसमें 1955 में यानी 1955 में चौथे संशोधन के रूप में चुनौती दी गई थी,
जो कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये कुछ मामले हैं जो देखने होते हैं। ये पहला मामला था सकारी प्रसाद बनाम भारतीय संघ द्वारा, और जिसमें बताया गया कि संविधान शोधन के लिए सभी संसद के पास सारी शक्तियाँ होंगी, सीमित शक्तियाँ होगी। लेकिन इसको आगे चल के वह 1955 में चुनौती दे दी गई की थी, जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के रूप में था। इस समय ये देखने को मिलता है कि न्यायालय पहले दिए हुए निर्णय के पीछे हट गया और कहा कि भारत की संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। यानी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में जो परिवर्तन होंगे उसमें जो संसद है वो क्या करेगी, उसकी शक्ति सीमित है, वो ज़्यादातर संशोधन नहीं कर सकती। अब जिसमें 1967 में पंजाब गोलकनाथ बनाम राज्य विवाद में 70वें संशोधन को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में संशोधन, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में संशोधन की सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति रहेगी। हालांकि भारतीय संसद के अध्ययन में उल्लेखनीय मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने या निरस्त करने की शक्ति नहीं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद ये तो संशोधन कर तो सकती है, लेकिन मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि मौलिक अधिकारों में, नीति इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। 308 में संशोधन, हालांकि ये भारतीय संसद के पास अध्याय में उल्लेखनीय मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने या निरस्त करने की शक्ति नहीं है। इसके उपरांत इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1966 में प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को सफल किया, चौथे आम चुनाव में जीता, लेकिन देश में सामाजिक क्रांति लाने की इनकी इच्छा को लागू करने वाले विभिन्न संवैधानिक संशोधनों की अस्वीकृति के लिए बहुत चिंतित थी। गोलकनाथ मामले के बाद, यानी जो एक और मामला है गोलकनाथ मामले के बाद, 1970 में जब आम चुनाव हुए तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसमें पहले भी उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था, इन्होंने प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया था, और इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, जिसमें कि अगले आम चुनाव में अधिकतर सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने संसद में 24वें और 25वें संशोधन का प्रस्ताव रखा। वे 24वें संशोधन में संसद के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच विवाद को हल करने को कोशिश की। संसद में संविधान के 25वें संशोधन अधिनियम में संसद के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है। संसद ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार दोनों ही सिद्धांतों के अधीन है, और केशव और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 25वें संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। न्यायालय ने 7/6 संसद के बहुमत से अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति में संशोधन किया। यहाँ संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जिसमें प्रस्तावना और मूल अधिकार भी शामिल हैं। हालांकि ये संविधान की मूल संरचना को समाप्त नहीं कर सकती या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि संशोधन तो मूल अधिकारों में भी करेगी। अब संसद इस मामले में केशवनाथ भारती मामला जो आया उसमें बाद में संशोधन तो करेगी, लेकिन इसको हटा नहीं सकती, इसकी मूल संरचना में नहीं आप परिवर्तन कर सकते। संसद के पास ये शक्ति नहीं है। इसकी जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये है इतना बड़ा आंसर। ये इतना छोटे, आपको आज छोटे आंसर लग रहे होंगे, ये छोटे आंसर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े आंसर हैं। आप इतना ही लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी पार्ट, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखने होता है, और उतने में ही टाइम निकल जाता है, इसलिए इससे बड़ा आंसर नहीं लिखवाया है मैंने इसमें। अब आते हैं कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। इन तीनों का निष्कर्ष और जो परिचय है वो तीनों का एक ही है।
यानी संविधान की विशेषता पूछे तो वही परिचय लिखें आप और निष्कर्ष यही लिखें। उसकी मूल संरचना पूछे तो ही परिचय और ये निष्कर्ष लिखें। उसकी आलोचना लिखें तब भी वही और ये निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष देख लेते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हुए सभी नियम और कानून का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसके निर्माण में कुल 3 वर्षों का समय लगा था। भारतीय संविधान का निर्माण कुल सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। एक भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबे समय 200 वर्षों 38 वर्ष के स्वतंत्र समग्र के पश्चात हुआ था। भारतीय संविधान द्वारा सभा का प्रारूप समिति में 8 सदस्य थे, जिसकी सदस्यता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत अधिक विविधता वाला देश है। संविधान में इसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है, यानी जो अंतिम व्याख्या होगी संविधान की, उच्च न्यायालय निर्णय करेगा कि ये सही है या गलत। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर वीडियो करें। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। यहाँ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ना कभी पूछा गया है। इतना ही सब कुछ है। आपको बता दिया है कि कैसे लिखना है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।